नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। राजस्थान की ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भौतिक विभाग। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों या विभागों में बांटा है। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इन जो चारों भौतिक प्रदेश है, इनकी मुख्य विशेषताओं को हमने देख लिया था। उसके बाद हमने है जो थार का जो रेगिस्तानी प्रदेश है उसको हमने लिया था। पिछले वीडियो के अंदर जो थार का जो रेगिस्तान है उसको 2 भागों में बांटा है, शुष्क मरुस्थल व अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को का अध्ययन हमने कर लिया था। शुष्क मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटा था, बालुका स्तूप युक्त और बालुका स्तूप मुक्त। आज हम इसका जो दूसरा उपविभाग है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो दूसरा उपविभाग है अर्ध शुष्क मरुस्थल, उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है या जिसको हम थार का रेगिस्तान कहते हैं, उसके अर्ध शुष्क मरुस्थल के भी 4 उपविभाग हैं। सबसे पहले उन चारों उपविभागों को देखते हैं। घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और लूनी नदी का क्षेत्र। ये जो उपविभाग है उत्तर से दक्षिण की तरफ है। सबसे पहले जो है घग्गर का मैदान, ये उत्तरी राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में है। शेखावाटी प्रदेश के नाम से आपको पता होगा, सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों को इसमें शामिल किया गया है। नागौर उच्च भूमि में नागौर जिला मुख्य रूप से आता है और लूनी बेसिन के अंदर पाली, जालोर, जोधपुर, बांसवाड़ा का कुछ भाग आदि आते हैं। तो हम जो इसके उपविभाग है इसका एक का अलग से अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है वो 250 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा निर्धारित किया गया है। इस अर्ध शुष्क के पश्चिम की तरफ है शुष्क मरुस्थल और पूर्व की तरफ है अरावली पर्वतमाला। आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये तो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा थी, यहाँ 500 कैसे है। तो आप इस पर गौर कीजिए, ये 50 सेंटीमीटर नहीं 500 मिलीमीटर है। एक बार क्वेश्चन में आया था कि जो है कौन सी वर्षा रेखा है राजस्थान को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है, तो सबको ध्यान था कि वो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है, लेकिन वहाँ 50 सेंटीमीटर नहीं था ऑप्शन में, वहाँ 500 मिलीमीटर था। तो अधिकांश स्टूडेंट्स ने क्या किया, 50 मिलीमीटर पे राइट का टिक कर दिया, जबकि वो 50 मिलीमीटर नहीं 50 सेंटीमीटर है और मिलीमीटर में पूछा जाए तो 500 मिलीमीटर आएगा। तो इस चार्ट में मैंने यहाँ 250 मिलीमीटर और 500 मिलीमीटर जो है दर्शाया है। तो ये अर्ध शुष्क जो प्रदेश है। इसके बाद ये जो पूरा अर्ध शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र है इसको बांगड़ या बांगर प्रदेश भी कहते हैं। इस पूरे ही क्षेत्र को बांगड़ या बांगर कहते हैं। ये आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है, यानी यहाँ से जो यहाँ की जो नदियाँ हैं वो छोटी नदियाँ हैं और सदावाहिनी नहीं है, यानी मौसमी नदियाँ हैं। वर्षा के कुछ महीनों में वो बहती है और उसके बाद वो लुप्त हो जाती है। इसके अलावा ये जो है नदियाँ समुद्र तक भी नहीं पहुँचती है, बल्कि समुद्र में मिलने से पहले ही इस रेगिस्तानी इलाके में ही लुप्त हो जाती है। ये जो पूरा थार का रेगिस्तान है इसकी
जो औसत ऊंचाई है वो है 150 से 300 मीटर। हमेशा जब किसी स्थान की ऊंचाई का निर्धारण किया जाता है तो उसका जो तल निर्धारित किया जाता है वो समुद्र तल के आधार पर किया जाता है, यानी कोई पर्वत, पठार, मैदान कितने ऊंचे हैं उसकी जो निचली सीमा का निर्धारण होता है समुद्र तल से। तो समुद्र तल से इस थार के रेगिस्तान की ऊंचाई है 150 से 300 मीटर। अब हम देखते हैं घग्गर का मैदान। जो घग्गर का मैदान है वो राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के अंदर विस्तृत है। इस मैदान का जो नामकरण है वो यहाँ की जो नदी है घग्गर नदी, उस नदी के नाम पर किया गया है। यहाँ की जो मुख्य नदी है वो है घग्गर नदी। घग्गर नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? घग्गर नदी का उद्गम होता है भारत के उत्तर में जो हिमालय है, हिमालय के अंदर जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं उन शिवालिक से जो है घग्गर नदी का उद्गम होता है। ये घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ में, ठीक है। फिर ये हनुमानगढ़ के भटनेर तक बहती है अधिकांशतः, लेकिन जब कभी अधिक बारिश होती है तो ये गंगानगर तक भी पहुंच जाती है और कई बार बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है। यानी हिमालय पर्वतमाला में जब कभी अधिक बारिश होती है तो क्या होता है कि इस नदी में बाढ़ आ जाता है और बाढ़ का पानी गंगानगर हनुमानगढ़ के बाद प्रवेश कर जाता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक ये नदी बहती है। तो फोर्ट अब्बास तक बहती है। पाकिस्तान में ये जो इस नदी का अपोहा क्षेत्र है उसको वहाँ पुकारा जाता है हकरा, ठीक है। और ये जो नदी है इस नदी के पाट को कहते हैं नाली। पाट का मतलब आपको पता होगा, नदी के जो दोनों तरफ का जो क्षेत्र होता है, किनारे होते हैं, उसको हम कहते हैं पाट। उसको गंगानगर हनुमानगढ़ में कहते हैं नाली। आपको कुछ याद आया होगा, नाली भेड़ की एक नस्ल भी है। घग्गर किस एक बहुत ही जो है प्रसिद्ध नदी है उसकी सहायक है। वो नदी अब नहीं है, वो नदी अब मृत नदी है। तो ये किस नदी की सहायक है? यह सरस्वती नदी की सहायक थी, ऐसे मान लीजिए सहायक थी, क्योंकि सरस्वती अब नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने खोजों के द्वारा निष्कर्ष निकाला है कि सरस्वती आज भी इस रेगिस्तानी इलाके में भूमि के नीचे प्रवाहित होती है। ऐसे उनको कई सारे प्रमाण मिले हैं। जो घग्गर का जो मैदान है, यहाँ की एक समस्या भी है कि यहाँ पर जो है सेम की समस्या है। देखिए सेम की समस्या क्या है। पिछली कई एग्जामों में ये एग्जामिनर का एक जो है प्रिय क्वेश्चन हुआ करता था। कई एग्जामों में सेम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। सेम देखिए, ये रेतीला इलाका है और हर जगह की मिट्टी अलग अलग होती है, कहीं रेतीली, कहीं जो है बलुई मिट्टी, कहीं दोमट मिट्टी, कहीं काली मिट्टी। उस हिसाब से ही, उसकी प्रकृति के हिसाब से उसको जल की आवश्यकता होती है। तो ये रेतीला इलाका है। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो है इंदिरा गांधी नहर आ गई, किसानों को यहाँ जल उपलब्ध हो गया, कृषि कार्य यहाँ शुरू हो गया। तो किसानों को जल उपलब्ध हो गया तो उन्होंने क्या किया कि जो है आवश्यकता से अधिक जल का उपयोग उन्होंने शुरू कर दिया। आवश्यकता से अधिक अगर आप जल देते हो अपनी फसल में या जमीन पर, तो क्या होता है, केसी का क्रिया होती है। केसी का क्रिया से तात्पर्य क्या होता है कि जो रेतीली मिट्टी में अगर आप अधिक ज़्यादा जल का प्रयोग करते हो तो जैसे जैसे पानी धरातल के नीचे जाता है वैसे वैसे धरातल के नीचे जो नमक है वो
ऊपर की तरफ आ जाता है और धरातल के ऊपर जो है क्षारीयकरण या लवणीयकरण की समस्या बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं सेम की समस्या। तो इस इंदिरा गांधी नहर वाले क्षेत्र में पानी के अधिक प्रयोग के कारण सेम की समस्या बढ़ रही है। यहाँ के लोगों को ये बात पता भी है, लेकिन होता है ना कि अगर पानी मिल ही रहा है तो क्यों ना उसका पूरा उपयोग किया जाए, चाहे वो हमें पता ही है कि ये अधिक है। हम भी करते हैं ना कभी कभी, बारिश के मौसम में बारिश आ रही है और हमारे जो है स्प्रिंकल सिस्टम फिर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो घग्गर है वो आंतरिक जल प्रवाह की नदी है, अभी हमने बात की, ठीक है। ये था घग्गर का मैदान, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के नाम पर इस एरिया का नाम घग्गर का मैदान पड़ा है। घग्गर नदी निकलती है शिवालिक से, ठीक है। उसके बाद हम ये देखिए, यहाँ मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, मैंने लिखे भी हैं, आप इनको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर सकते हो। फिर आता है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी, सीकर, चूरू और झुंझुनू, इन 3 जिलों को हम शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं। तो इन्हीं 3 के नाम पर इस जो अर्धशुष्क मैदान का नामकरण भी किया गया है, शेखावाटी प्रदेश। यहाँ की जो मुख्य नदी है वो मुख्य नदी है कांतली नदी, जो सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर झुंझुनू की तरफ चली जाती है। और इसी कांतली नदी के किनारे एक प्रसिद्ध जो है सभ्यता का भी विकास हुआ था। कौन सी सभ्यता? आपको याद होगा, इतिहास में पढ़ा होगा, सीकर में कांतली नदी के किनारे ज्ञानेश्वर सभ्यता। इस शेखावाटी क्षेत्र में जो कच्चे पक्के कुएं होते हैं उनको कहते हैं जोहड़ या नाड़ा। और इसी रेतीले इलाके में जो टीबे होते हैं, उन टीबों के अंदर वर्षा काल में अस्थायी छोटी छोटी जो झीलें बन जाती है, कुछ महीनों के लिए उनमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको शेखावाटी इलाके में बोलते हैं सरिया सरोवर। अपन ने शुष्क मरुस्थल में तो देखा था कि इन टिब्बों में जो झील बन जाती है उसको पलाया बोलते थे, और शेखावाटी क्षेत्र में उनको बोलते हैं सरिया सरोवर। ये बहुत छोटे समय के लिए होती है, दलदली बन जाता है फिर सूख जाता है। ये थोड़ी झीलें जो है थोड़े कुछ महीनों के लिए इनमें जल उपलब्ध रहता है। अगला देखते हैं हम नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि कौन से जिले में विस्तृत है? नागौर जिले में। यहाँ पर कुबड़ पट्टी भी फैली है, नागौर और अजमेर जिले के बीच में। कुबड़ पट्टी क्या है? देखिए, नागौर से अजमेर के बीच में एक पट्टी के रूप में एक क्षेत्र विस्तृत है। वहाँ पर जो भूमिगत जल है उस जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, और उस जल का प्रयोग करने की वजह से स्थानीय लोगों में है जो कुबड़ निकल आता है, यानी कि उनकी हड्डियां भी कमजोर हो जाती है। तो इस वजह से इस क्षेत्र को बोलते हैं कुबड़ पट्टी। यहाँ पर नमक की सबसे बड़ी मंडी है, वो है नावा नागौर में। और इस नागौर उच्च भूमि में अनेक खारी झीलें भी है, जैसे डीडवाना वगैरह। यहाँ पर जो खारी झीलें हैं उनसे नमक बनाया जाता है, ठीक है। अब अगला है लूनी नदी बेसिन। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? लूनी नदी निकलती है अजमेर से। अजमेर के नाग पहाड़ से लूनी नदी निकलती है। अजमेर के नाग पहाड़ से निकलने के बाद वो नागौर, फिर जोधपुर, फिर पाली, फिर जालोर, फिर बाड़मेर के बाद में वो गुजरात में प्रवेश कर जाती है, और गुजरात के कच्छ के रण में वो विलुप्त हो जाती है। यानी ये भी
समुद्र तक नहीं जा पाती कच्छ के रण के अंदर। जो अपन ने लास्ट वीडियो में बात की थी, कच्छ का रण जो दलदली वाला इलाका है, वहां जाके ये जो है लुप्त हो जाती है। इस नदी की एक खास बात है कि अजमेर से ये निकलती है, नागपाड़ से नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर और बाड़मेर, यहाँ तक तो ये क्या है, इस नदी का पानी मीठा है। और बाड़मेर के बाद, बाड़मेर के भी कौन से स्थान, बालोतरा के बाद, बाड़मेर में है बालोतरा, बालोतरा के बाद इस नदी का जो जल है वो खारा हो जाता है। ऐसा क्यों है कि पहले इसका पानी मीठा और फिर इसका पानी खारा हो जाता है? तो इसमें क्या है कि यहाँ जो बालोतरा के बाद जो धरातल है उसमें नमक की मात्रा अत्यधिक है। नमक की अत्यधिक मात्रा की वजह से वो जल खारा हो जाता है। ठीक है। और जो ये अपनी नदी है लूनी नदी, इसकी सहायक नदियां हैं जैसे जोजड़ी, जवाई वगैरह। और इस लूनी नदी के क्षेत्र को कहते हैं गोडवार। लूनी नदी के क्षेत्र को क्या कहते हैं, गोडवार। ठीक है। घग्गर का मैदान सीक्वेंस से याद कर लो, ये जिले जो है वो तो हमें पूरे राजस्थान के याद करने ही है। ये 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है। गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर नीचे शेखावाटी, शेखावाटी वाले जिले आपको याद होंगे, सीकर, चूरू और झुंझुनू। फिर इसके नीचे आएंगे तो नागौर जिला है, तो नागौर उच्च भूमि हो गई। फिर हमें याद रखना है कि नीचे लूनी नदी है, और लूनी नदी कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर बहती है, तो वो हो गया हमारा लूनी बेसिन, जिसको हम गोडवार प्रदेश भी कहते हैं। इस पूरे अर्ध शुष्क मरुस्थल को हम बोलते हैं बांगड़ या बांगर, जो आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। समुद्र से समुद्र तल से इस धरातल की ऊंचाई 150 से 300 मीटर के बीच है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें अत्यधिक इम्पोर्टेंट बस नहीं था, ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पार्ट से, तो उसमें यही होता है कि जो है अर्ध शुष्क मरुस्थल है उसके कौन से भाग है, यानी ये 3 दे दिए, चौथा कोई और दे दिया कि कौन सा नहीं है, या कोई और दे दिए, एक इनमें से दे दिया कौन सा है, कौन से जिले में है, या लूनी नदी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछ लिया जाता है। बांगड़ या बांगर कौन से एरिया को कहा जाता है। घग्गर नदी से संबंधित पूछा जाता है कि जो है घग्गर नदी का उद्गम जो है कहाँ से है, घग्गर का पानी है जो बाढ़ आने पर कहाँ तक पहुँच जाता है। लूनी नदी से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसका पानी कहाँ तक मीठा है और कहाँ के बाद, कौन से स्थान के बाद इसका पानी खारा हो जाता है। जो ये टॉपिक पॉइंट यहाँ अपना थोड़ा छोटा था क्योंकि इससे एग्ज़ाम के व्यू से इतने ही क्वेश्चन बन रहे थे, फिर भी मैंने मोटी मोटी सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी है क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जो टॉपिक जितना इम्पोर्टेंट है और जितना ज़रूरी है उसी हिसाब से उसको लिया जाए। ये नहीं कि टॉपिक छोटा है लेकिन फिर भी आधे घंटे तक हम उसको लेके ही चलें। ठीक है, तो आज का मेरा जो है वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राजस्थान के जो भौतिक विभाग है इसका अगला अपना होगा अरावली पर्वतमाला, वो लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।